तो वी ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। यहाँ वी ए वेक्टर क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। और वी बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वी ए बी वेक्टर क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो कुल मिला के कहानी इसी के आसपास है। जैसे अगर हम लोग पहले रेन प्रॉब्लम की बात करें, तो अगर रेन प्रॉब्लम्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी कोई भी मैन के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो ये हमारे पास में है, मान लो ये फॉर्मूला है, ठीक। तो मान लो जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक आदमी मान लो यहाँ ये रेस्ट पर है ग्राउंड पर, और रेन इसको वर्टिकल लग रही है, ठीक है। तो रेन इसको वर्टिकल नजर आ रही है और इसकी जो रेन की स्पीड है वो मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड है, जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रेन आदमी तो खड़ा हुआ है। अब अगर मान लो आदमी ये 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगता है, ये केस 1 है मान लो। केस 2 में मैन मान लो स्टार्ट होता है 2 मीटर पर सेकंड से, यानी ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और हम लोग इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये वर्टिकल प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या लिखोगे? -2 जे कैप माइनस 2 आई कैप, देखिए नहीं, क्योंकि वी आर वेक्टर आप लिखोगे -2 जे कैप मीटर पर सेकंड, और वी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखोगे 2 आई कैप मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास में आ गया। तो -2 आई कैप -2 जे कैप मीटर पर सेकंड, तो यानी मैन के रेस्पेक्ट में, यानी मैन को रेस्ट पर ले आएंगे हम लोग। तो मैन अगर रेस्ट पर आ गया, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसको रेस्ट पर ले आते हैं। तो उस केस में आप देखोगे रेन ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेन कैसे जा रहा है? रेन ऐसे जा रहा है। तो आप यहाँ देखो वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, या हॉरिजॉन्टल के साथ में देख लो, तो ये एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ भी कितना एंगल बना रहा है रेन? 45 डिग्री। तो आदमी को लगेगा कि रेन 45 डिग्री पर आ रहा है। बात समझ में आई? यस सर। तो इस तरह से होता है। इसको एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ये हमारे पास में है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, वी वेक्टर इक्वल टू वी आर वेक्टर। तो रेन वर्टिकली आ रही है, ये रिजल्टेंट है ना। एक तरह से ये क्या हो गया? दो वेक्टर का रिजल्टेंट वी आर वेक्टर है यहाँ, और मेन इधर है। इसका मतलब है कि रेन ऐसे होना चाहिए,
और मैन इधर है, तभी तो वी आर एम वेक्टर प्लस वी एम वेक्टर, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने यूज कर लिया। तो रेन इधर की तरफ है, तो इस वेक्टर की लेंथ कितना है यहाँ, 2 है, 2 मीटर पर सेकंड है। इस वेक्टर की लेंथ भी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है। तो ये एंगल कितना हो गया, 45। तो सीधा आ गया है। तो वी आर एम का मैग्नीट्यूड कितना हो गया पाइथागोरस से, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी हो गया 2√2 मीटर पर सेकंड। आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए। और क्या पूछ रहे थे आप, कंस्ट्रेंट। उसी तरह रिवर का ही बता देता हूँ, चलो आपको। चलें आगे। रिवर बोट का भी समझ लेते हैं। तो रिवर बोट में क्या है कि ये रिवर है, इसकी स्पीड इधर की तरफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब मान लो ये जो पॉइंट ए है वहाँ, मान लो इस रिवर पर के इस बैंक पर, जो नीचे की तरफ जो बैंक है यहाँ, मान लो एक स्विमर है। ठीक है, इसको यहाँ से दूसरे बैंक पे जाना है, रिवर के दूसरे बैंक साइड में जाना है ना। तो क्या किस तरह मूव करेगा, क्या मूव करेगा। तो अगर उधर जाना है तो कई तरह से जा सकता है। देखो ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है कि नहीं। तो ये बी पॉइंट पे भी पहुंच सकता है, ये इस साइड भी पहुंच सकता है, या इस साइड भी पहुंच सकता है, कहीं भी जा सकता है, डिपेंड करेगा इसकी स्पीड क्या है कि नहीं। लेकिन अगर यही बंदा अगर इधर जाना चाहेगा तो कभी उधर पहुंच पाएगा उस बैंक पे, नहीं। या इधर जाएगा तो क्या कभी पहुंच पाएगा उधर, नहीं। यानी किसी एंगल पे तो उसको जाना ही होगा, तभी ये पहुंच पाएगा इस बैंक से उस बैंक पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लो ये इसका ये एक्स है और ये वाई है। तो ये ए है और ये बी है। तो मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर है, और ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो रिवर क्या करेगा, इसको मान लो ऐसे घसीट के लाया, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे जा रहा होगा, यानी स्विमर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे कहीं जा रहा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप देख रहे हो कि वी एस वेक्टर इक्वल टू आ रहा हमारे पास में वी एस आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या हो रहा है, ये वी एस आर वेक्टर है, ये वी आर वेक्टर है, तो ये क्या हो जा रहा है, वी एस वेक्टर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये अब यहाँ देखो वी एस आर को रिजोल्व कर सकते हैं हम लोग।
यहाँ देखो वी एस वेक्टर क्या मिल जाएगा, वी एस आर को क्या लिखेंगे, माइनस वी एस आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी एस आर कॉस थीटा जे कैप। ये रिजोल्व कर रहा हूँ मैं किसको, इसको रिजोल्व कर रहा हूँ मैं, इसको रिजोल्व कर रहा हूँ। एक तो ये कंपोनेंट इसका, एक कंपोनेंट ये है। ओके, समझ में आ रहा होगा। प्लस वी आर को क्या लिखोगे आप, वी आर आई कैप। ये बात समझ में आ रही है। रिवर की विड्थ मान लेते हैं कि W है, और ये आदमी इधर की तरफ पहुंचा, मान लो सी पॉइंट की तरफ, ये हॉरिजॉन्टली x चला। ये समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो यहाँ देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी एस आर कॉस थीटा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। ये पूरी क्वांटिटी मैंने पॉजिटिव बना ली, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे थे। तो ये जो कंपोनेंट है इधर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है यहाँ, ये वाला है। तो मान लो टी टाइम बाद वहाँ पहुँचता है, तो टी इक्वल टू 0 पर अगर ये यहाँ था, है ना, किस पॉइंट पर था, इस पॉइंट पर था, टी इक्वल टू 0 पर, किसी जनरल टाइम टी पर यहाँ पहुँच गया, यानी जो एक्स है वो किसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे हम लोग, इसके करस्पॉन्डिंग, और जो डब्ल्यू है वो इसके करस्पॉन्डिंग है कि नहीं। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास में, यानी x इक्वल टू हो जाएगा वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू टी, और w इक्वल टू हो जाएगा वी एस आर कॉस थीटा इंटू टी। बस ये दो इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग सारी कहानी बनती है, बस ये लिखना आना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे इसमें पूछा जाए कि अगर बी पॉइंट पर पहुंचना है, किस पॉइंट पर पहुंचना है, बी पॉइंट पर पहुंचना है, मान लो डायरेक्ट बी पॉइंट पर पहुंचना है। बी पॉइंट पर पहुंचने का मतलब है कि एक्स को 0 होना पड़ेगा। तो इफ, पहला पॉइंट ले लेता हूं, इफ स्विमर wants to reach at point B, जो कि जस्ट अपोजिट पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, x को 0 होना चाहिए। x को 0 हो गया तो क्या मिलेगा अपने को, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, क्योंकि टाइम तो 0 होगा नहीं, इसको 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाई वी एस आर होना चाहिए, तभी ये बी पर पहुंच पाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, अगर मैं कहूँ कि इफ वी आर ग्रेटर देन अगर वी एस आर है, तो ये तो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, नॉट पॉसिबल है। क्यों, कौन बताएगा नॉट पॉसिबल है। देखो ना, इस केस में क्या हो रहा है, साइन थीटा ग्रेटर देन 1 आ रहा, पॉसिबल है क्या साइन थीटा ग्रेटर देन 1? भाई समझ में आ रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या, साइन थीटा 1 से बड़ा होता है क्या। नो सर। नो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा हुई तो कुछ भी कर लो, किसी भी एंगल पर ये बी पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। किसी भी एंगल पर आप ये अगर किसी भी एंगल पे मूव करेगा वर्टिकल के साथ में, कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। कहाँ पे, बी पर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा ये भी, सेकंड केस, इफ वी आर इक्वल टू वी एस आर हुआ, तो साइन थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया तो किधर जाएगा ये ए है और ये बी है, तो ये तो इधर जाएगा, तभी क्या बी पे पहुंच पाएगा क्या, तो फिर से नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई।
हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि VSR थर्ड केस क्या हो जाएगा अब? इफ VSR ग्रेटर देन अगर VR हुआ तभी ये पहुंच पाएगा, तो मतलब पहुंच सकता है, तो ये क्या है? पॉसिबल है। तो VSR ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? रिवर की वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू जो रिवर है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा होगा, इक्वल भी नहीं, ज्यादा होगा तभी बी पर पहुंच पाएगा, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएगा। सेकंड केस, मिनिमम टाइम टू रीच अदर बैंक। तो W इक्वल टू क्या हमारे पास में, सिंस W इक्वल टू VSR cos थीटा इंटू T, तो T इक्वल टू W डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? VSR cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ W भी कांस्टेंट है और VSR भी कांस्टेंट है, केवल थीटा को एडजस्ट कर रहे हैं। तो T की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब cos थीटा क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, यानी थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 डिग्री, तब आपको T मिनिमम मिलेगा W बाई VSR। मतलब ये हुआ कि अगर A से B तो पहुंच ही नहीं पाएगा, इसमें बात ही नहीं कर रहे हैं, रिवर इधर की तरफ जा रहा है, तो अगर रिवर के रेस्पेक्ट में ये इधर जाता है, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब तो होगा इधर जाता है, तो रिवर इसको घसीट के यहाँ लेके जाएगी, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो टाइम इसको लगेगा वो मिनिमम होगा, यानी रिवर के परपेंडिकुलर अगर ये मूव करता है रिवर के रेस्पेक्ट में, तो इसको टाइम क्या लगेगा? मिनिमम। आप कहेंगे सर बी पर पहुंचने में मिनिमम लगना चाहिए, बी पर पहुंचने पर मिनिमम टाइम नहीं आता है। हरी बात सुन में, बी पर पहुंचने के लिए मिनिमम टाइम नहीं आता है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। वो वाला पॉइंट समझ में आ गया था आप लोगों को? हम्म। यस सर। तो इस तरह से करेंगे, और क्या, यही है ना? और कोई डाउट? कंस्टेंट वाला ना? तो एक बात इसमें याद रखो, along the common norm
velocities or components of velocities and acceleration or component of acceleration will be same of the bodies. ठीक है, along the common normal है दरअसल, along the common normal velocities or component of velocities and acceleration or component of acceleration will be same of the bodies. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे कि ये कोई वेज है और ये कोई रॉड है, मान लो इस तरह से, और ये दो सपोर्ट, ये सपोर्ट के बीच में फिक्स है रॉड, तो फिक्स इन द सेंस कि इसका मोमेंट हमेशा ऐसे होगा, ये कहने का मतलब फिक्स नहीं है, और ये वेज है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो क्या होगा कि ये रॉड ऐसे मूव करना चाहेगा, तो वेज कैसे मूव करेगा, वेज ऐसे मूव करेगा, तो क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ बी है और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए होगा, इसको दो तरह से मैं कर सकता हूँ, एक तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है इससे मैं कर सकता हूँ, और एक और तरीका है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो चलो पहले वाले इस मेथड से करते हैं, इन दोनों का इधर होगा कि नहीं होगा, इसके उनका तो एक्सेल नॉर्मल, लेकिन बेस का देखो आप, सॉरी तो बेस का तो आप देखो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है बी, क्या करेंगे कॉमन नॉर्मल के अलोंग लेकर आएंगे, तो ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो हमें मालूम है कि ये एंगल क्या निकल कर आता है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा ही तो है, तो इसका इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा यहाँ, बी साइन थीटा, इसका मतलब अगर ये दोनों कांटेक्ट में है तो नॉर्मल बना रहेगा, इसका मतलब ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी साइन थीटा होना चाहिए, ये आ गया ए इक्वल टू बी साइन थीटा, ये कांस्टेंट आ गया इसमें, तो कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट से हमने इन दोनों में एक रिलेशन बता लिया, ये समझ में आया, ए इक्वल टू बी साइन थीटा। अरे भाई समझ में आया, बाकी लोगों को भी समझ में आया, भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, विष्णु समझ में आया है, हाँ सर। नो सर मत, विष्णु हाँ सर। आप तो कह रहे नहीं समझ में आया, सर वो मैंने बोला था, वो आपने पूछा ना कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए मैंने बोला नो सर। अच्छा अच्छा ठीक है ना, जैसे और भी एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, देखो
अभी उससे अभी और क्लियर होगा। नेक्स्ट चलें। Yes, sir. जैसे एक और, अच्छा एक और पहले एक और तरीका बताता हूँ इसका। एक और तरीका है, देखो आप यहाँ देखो, ये बेस यहाँ पे जा चुका होगा कुछ टाइम बाद। तो ये ओरिजेंटली मान लो x चला, इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट इधर कितना चला, ये भी तो x ही चला। और ये इधर कितना चला, इधर ये इधर की तरफ चला। तो मैंने मान लिया कि ये y चला, मान लो ये जो चला ये क्या है, y चला। तो आप यहाँ देखो कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना है, यहाँ थीटा है। तो आप यहाँ देखो ये वाला पार्ट देखो आप इसका, ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना है, यहाँ थीटा है। इसका मतलब y बाई एक्स इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, साइन थीटा ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो y इक्वल टू क्या हो गया, x साइन थीटा। तो ये इधर कितने से जा रहा था, b से, और ये इधर कितने से आ रहा था, a से। डिफरेंशिएट करो दो बार, तो d2y बाई dt2 t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो d2x बाई dt2 इंटू साइन थीटा। तो आप यहाँ देखें d2y बाई dt2 क्या है, a, d2x बाई dt2 क्या है, b। तो एक रिलेशन ये भी है, a इक्वल टू b साइन थीटा। आप ऐसे भी कर सकते हो। हम्म, a इक्वल टू b साइन थीटा। ले रहे भाई, Yes, sir. एक और है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो जैसे कि ये बेस है, ये एंगल थीटा है, ये वर्टिकल है, इस केस में रॉड वर्टिकल है ना। नीचे की तरफ, नीचे मान लो ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, इधर बी एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो यहाँ भी कॉमन नॉर्मल के हिसाब से, तो कॉमन नॉर्मल किधर है, इनका इधर होगा। रिजॉल्व करते हैं। तो कॉमन नॉर्मल कॉलम देखेंगे तो आपको ये मालूम ही होगा कि ये एंगल थीटा निकल के आता है, ये एंगल भी थीटा है। तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा। उसी तरह बेस का देख लो अब आप, तो ये एंगल थीटा है ना। तो आप यहाँ देखो कि ये इधर बी की तरफ इधर जा रहा बी, लेकिन इसके अलोंग देखना है अपने को, तो ये एंगल कितना है, थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा। दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी साइन थीटा। यानी ए इक्वल टू क्या आ गया, बी टेन थीटा। ले रहे, तो एक कंस्टेंट से आ गया। बात समझ में आई। Yes, sir. भाई सबको समझ में आया। यस सर। अब जैसे दूसरे मेथड से भी करके दिखाता हूँ मैं।
सर इसमें बस ये इक्वल लाना रहता है। हाँ, इक्वल करना है तो एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा आपको कंस्टेंट से। बाकी का आपको वहां से भी देखना पड़ेगा, एफ इक्वल टू एम ए से भी, है ना। लेकिन ये कंस्टेंट का ही बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी एफ इक्वल टू एम ए भी लगाएंगे आप, है ना। जितने भी फोर्सेस, सारे फोर्सेस कंसिडर करेंगे और एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, ए और बी में क्या रिलेशन है। ठीक। ओके सर। लिख लिया। अब जैसे दूसरा मेथड क्या है वो भी कर लेते हैं। तो ये एंगल थीटा है, ये हमेशा वर्टिकली मूव करेगा क्योंकि ये सब दो सपोर्ट के बीच में है। तो क्या होगा कि ये नीचे की तरफ ए से जा रहा है और इधर ये बी से जा रहा है। कुछ टाइम बाद देखोगे तो मान लो ये बेस यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये बेस यहाँ पहुंच गया ऐसे। तो आप देख रहे हो कि ये इधर कितना चला, एक्स चला। इसका मतलब ये पॉइंट इधर कितना चला, एक्स चला। तब तक ये नीचे आ गया ना ऐसे। तो कितना चल के आया ये वाई, तो ये एंगल थीटा है। तो आप देख रहे हो कि ये 90 डिग्री है। तो वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा। तो वाई इक्वल टू हो गया एक्स टेन थीटा। दो बार डिफ्रेंशिएट करो तो डी टू वाई बाई डी टी टू इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी टू टेन थीटा। डी टू वाई बाई डी टू क्योंकि इसका है करस्पॉन्डिंग है, ए इक्वल टू बी टेन थीटा। एक तरीका है। हाँ, अभी क्लियर है। हाँ सर। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो आप लोग ट्राई करिएगा इसको। मान लो कि ये स्फेयर है, ये एंगल मान लिया मैंने कि 30 डिग्री है। दरअसल ये बेस है यहाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और बताना पड़ेगा। बेटा मिल गया तो बन गई बात। तो ये मान लो इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना है कि ये जो स्फेयर यहाँ है इसकी वेलोसिटी क्या है। ये तो वेव्स की वेलोसिटी है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्फेयर, ये स्फेयर है। तो पहले देखना पड़ेगा कि स्फेयर का मूवमेंट किधर है, उसके हिसाब से चलेंगे। आपको क्या लग रहा है कि स्फेयर किधर मूव करेगा। हम्म, बताइए आपका लॉजिक क्या कह रहा है। अभी तो ढूंढना पड़ेगा कि जाना किधर चाह रहा है, क्योंकि वॉल है ऊपर तो वॉल जाएगा। के तो उधर जाने देगा नहीं वो, ऊपर जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा। तो बताइए क्या वेलोसिटी इसकी।
10/√3। 10/√3 आंसर नहीं मालूम मुझे। उन्होंने कहा कि 10/√3 मीटर पर सेकंड है। बाकी लोग यही आ रहा है क्या? कितना टाइम लग गया? यही आंसर है। चलो देखते हैं इनका कॉमन नॉर्मल किधर है, इधर है, और कॉमन नॉर्मल स्फीयर के सेंटर से पास होगा, तो ये कॉमन नॉर्मल है। ये जा किधर रहा है, ऊपर की तरफ, है ना? तो आपको ही मालूम होगा कि ये एंगल कितना निकल के आता है, 30 डिग्री। तो अगर इसकी वेलोसिटी vs उधर है तो इसके अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नॉर्मल के अलोंग, तो वो आ जाएगा vs cos 30 डिग्री आ जाएगा। और बेस का देख लो कॉमन नॉर्मल के अलोंग, तो बेस का क्या बनेगा, बेस जा रहा है, ये 30 डिग्री है, बेस इधर है, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ये कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। ये कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 cos 60, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो vs cos 30 इक्वल टू 10 cos 60। तो vs √3/2 इक्वल टू 10/2। वेरी गुड यार, बात समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो 10/√3 मीटर पर सेकंड आंसर है। कौन कौन है भाई ये, हर्षल, आकांक्षा। भाई बाकी लोगों को नहीं समझ में आया तो इस तरह से करें। तो आज आपके दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक रिलेटिव मोशन का हो गया और एक कांस्टेंट वाला हो गया। वैसे डाउट लेक्चर भी अटेंड कर लेना चाहिए, उससे क्या थोड़ा फायदा ही होता है और क्या। और आप करना शुरू कर दो, डीपीपी शुरू कर दो, उसमें भी डाउट पूछो, डीपीपी भी करना शुरू करिए और मुझे बता दो डाउट लेक्चर, तब लगवा दूंगा मैं। डाउट लेक्चर मतलब कभी भी लगा सकते हैं, आप जब कहेंगे तब डाउट लेक्चर, ठीक है? तो दिन में कभी भी लगा सकते हैं हम लोग, मॉर्निंग में लगा सकते हैं, दिन में लगा सकते हैं, 2 बजे लगा सकते हैं, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर, और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी और कॉन्सेप्ट में डाउट हो। वो 60 डिग्री कैसे आया, देखो आप, ये ओरिजेंटल लाइन है,
तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये इसके परपेंडिकुलर है, दोनों मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, तो फिर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। समय आया। कल लगा सकते हैं, बिल्कुल। हाँ हाँ, उतना ही आएगा। है ना। अच्छा, अभी उतना ही आएगा जितना पड़ा है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। कल भी लगा सकते हैं हम लोग, है ना। मैं बता दूंगा आपको टाइम कब लगाना है। अच्छा, कब लगा सकते हैं आप बता दो, दिन भर फ्री हो आप लोग, कब फ्री होते हो वो भी बता दो, नहीं तो। सर 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद कभी भी लगा सकते हैं, तो 3 बजे ही लगा लेंगे, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 से नहीं 4 सर, डाउट 3 लेक्चर बजे रहेगा फिर। लेक्चर। सर 3 बजे ही लेक्चर खत्म होता है कॉलेज का। अच्छा तो 3:15 बजे चलेगा, 3:15 से 4:15। हाँ सर। 3:15 से 4:15, ठीक है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय।